साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार। आओ करें कुछ नई बात, एक नई सोच के साथ नई शुरुआत। और इस शुरुआत का नाम आप जानते ही हैं, सच के साथ। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो आज डीडी किसान के इस बेहद खास कार्यक्रम सच के साथ में बात होगी चुनाव की। आप जानते ही हैं, भारत विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पे वैश्विक मानचित्र पे एक अमिट छाप बना चुका है। और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहद खूबसूरत चीज है चुनाव। और चुनाव सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य भी है। तो अधिकार और कर्तव्य के बीच के इस मैकेनिज्म को आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान मतदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदान बहुत जरूरी है हमारे लिए, आपके लिए। तो है मतदान बहुत जरूरी, ये बात तुम गवा ना देना। मेरे एक वोट से क्या होगा, ये विचार मन में आने ना देना। और यही हमारी कोशिश भी है, क्योंकि एक एक वोट किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतदान की क्या व्यवस्था है, मतदान कितना जरूरी है, और मतदान के जरिए हम कैसे अपने देश के भविष्य की नींव रख सकते हैं, और वो भी सच के साथ। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बेहद खास पहलुओं पे बातचीत करेंगे और समझने और समझाने की यही कोशिश करेंगे कि मजबूत लोकतंत्र के लिए ये चुनाव कितना जरूरी है। चुनावी मौसम है और इस मौसम में आपको अपने अधिकार, अपने कर्तव्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमेशा की तरह शो की शुरुआत करेंगे एक डिटेल रिपोर्ट के साथ, और उस रिपोर्ट के बाद एक विशिष्ट मेहमानों का अति विशिष्ट पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, जो आपको बताएगा कि वोट की पात्रता क्या है, वोट कितने प्रकार का है, वोट कितना जरूरी है, चुनाव के जरिए हम क्या कुछ समझ सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आचार संहिता क्या है, इसके क्या दिशा निर्देश हैं, इसके उल्लंघन पे क्या हो सकता है, और क्या कुछ बचकर करना है इस दौरान। तो सारे पहलुओं पे माइन्यूटली एक एक पॉइंट पे हम डिटेल से बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ करते हैं। देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारत ने जिस तरह का लोकतंत्र अपनाया है, उसमें जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती, बल्कि वो अपने क्षेत्र का एक प्रतिनिधि चुनती है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। जिसके पक्ष में सबसे ज्यादा वोट होते हैं, उसे जीता हुआ घोषित किया जाता है। अगर जनता मौजूदा प्रतिनिधि से संतुष्ट है, तो उसे दोबारा चुन सकती है, और अगर नहीं है तो किसी नए व्यक्ति को संसद में भेज सकती है। भारतीय लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 543 है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसे चुनने की जिम्मेदारी इन्हीं प्रतिनिधियों पर होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 272 प्रतिनिधियों का वोट होना चाहिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जनता अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। राजशाही में जनता को इस तरह के फैसले का अधिकार नहीं होता। वहाँ सारी शक्तियाँ राजा में निहित होती हैं। हमारे देश में मतदाता बनने की 3 शर्तें हैं। पहली, भारतीय नागरिक होना। दूसरी, कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना। और तीसरी, दिवालिया न होना। तो जब भी कोई नागरिक 18 साल का हो जाए, उसे तुरंत अपना मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड बनवा लेना चाहिए। चुनाव बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। इसे स्वतंत्रता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए अलग संस्था बनी है, जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है। चुनावों की तारीख और किस इलाके में कब मतदान होगा, ये तय करने का काम भी यही आयोग करता है। चुनाव नागरिकों में समानता का भी अधिकार देता है। गरीब हो, अमीर हो, प्रधानमंत्री हो या फिर मजदूर,
हर नागरिक के वोट की कीमत एक समान है। इस तरह सरकार चुनने में हर नागरिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आपके यहाँ चुनाव हो तो वोट डालने जरूर जाएं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने और बताने की कोशिश करी कि चुनाव में मतदान कितना इंपॉर्टेंट है, और गुजारिश यही है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो चुनाव को ही आज बेहद नजदीक से समझते हैं और बेहद खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। तारुफ मैं आपका करा दूं, मेरे साथ योगेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं डिफेंस में, सर स्वागत आपका। और सुधांशु शेखर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं, सर स्वागत आपका। देवेंद्र शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ चुनाव विश्लेषक भी हैं, चुनाव की नब्ज अच्छे से समझते हैं और समझाते हैं। मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो अमीन साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। सर, लोकतंत्र के लिए ये चुनाव कितना जरूरी है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस चुनाव की नींव में हम और आप किस तरह से भागीदारी निभा सकते हैं? देखिए, हमारे देश के अंदर दुनिया में सबसे अच्छा चुनाव प्रबंधन होता है, चाहे वो बर्फ़ के अंदर हो, चाहे वो रेगिस्तान में हो, या पहाड़ों में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, समंदरों के बीच में, आइलैंड्स में भी हो। हमारे चुनाव आयोग की इतनी अच्छी खूबसूरत बनावट है, और वहाँ के अधिकारी इस तरह ट्रेन किए जाते हैं कि हर तरीके से, हर मौसम में, हर परिस्थितियों में एक एक वोट की मूल्यवान समझते हैं कि कितना मूल्यवान है हमारा एक एक वोट, जो जनता से सीधे वोट लिया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ स्पेशल ऑफिसर्स भी होते हैं जो ट्रेनिंग की जाती है, और ये इसलिए कि हमारा दुनिया का लोकतंत्र सबसे नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही पूरी दुनिया में वोटर्स हैं, और जिस खूबसूरती के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा वोट जो है आता है और लोग प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उससे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की एक अलग ख्याति है। इसके लिए आप ये समझिए कि हमारे यहाँ हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं। आपने देखा होगा कि 85 ईयर्स के ओल्ड से जो ऊपर हैं, उनके घरों से मतदान कलेक्ट किया जाता है, पूरी पोलिंग पार्टी जाती है। और आपने देखा होगा बिना पैसे के एक हमारा वोटर आईडी कार्ड ऐसा है जो कि वैल्यू भी रखता है, और बिना पैसे के बीएलओ के द्वारा दिया जाता है, और कलेक्ट करके बीएलओ जाके उनके यहाँ कार्ड दे के आता है। यानी इतनी सुविधाएं होने के बाद अगर हम अपने लोकतंत्र के अंदर पर्व में भाग नहीं लेते तो ये हमारा दुर्भाग्य है। मेरा समझ सबसे ज़्यादा ये कहना है हमारे देशवासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने वोट का अपना मूल्य समझें, जिससे कि देश में एक स्वस्थ और अच्छा प्रशासन आ सके, उनके अच्छे प्रतिनिधि चुने जा सकें, जिससे कि देश की छवि और अच्छी हो सके। अमीन साहब, आपने कई व्यवस्थाओं को जिक्र किया, लेकिन बावजूद इसके जब पोलिंग सेंटर पे कुछ वोटर्स जाते हैं तो दिक्कतें सालों से हम वही देखते आ रहे हैं। किसी का नाम नहीं होता, किसी के नाम में कोई अशुद्धि हो जाती है, किसी को अपना बूथ नहीं मिल रहा होता। सर, इतनी व्यवस्थाओं के बीच इस तरह की दिक्कतें क्यों हो जाती हैं, और फिर इनको दुरुस्त कैसे करें हम? देखिए, आप आज की डेट में देखेंगे कि आप क्लिक करेंगे बटन पे, गूगल पे जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में ईसीआई में जब जाएंगे तो आप अपना वोटर रजिस्ट्रेशन देखेंगे। उसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अपना आप नंबर डालेंगे, मिलेगा। हमारा एक एक बीएलओ बूथ लेवल अफसर जाता है हर घर में और वेरीफाई करके आता है। देखिए, एक चीज़ के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन सभी को याद आती है कि हमारा कार्ड बना हुआ है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। इसके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। जब भी हमारा सर्वे जाता है और सर्वे की जो अधिकारी जाते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं घरों पे और जो चेक करके आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो तो या तो पूरी बातें नहीं बताते, या लोग जा चुके होते हैं, या जो लोग मर चुके होते हैं, या जो शिफ्ट हो चुके हैं। ये जिम्मेदारी हमारे अपने वोटर की है कि जब वहाँ पे अधिकारी जाएं तो उनको पूरी जानकारी दें। जानकारी के साथ में वो दर्ज करते हैं, दर्ज करके उनके इलेक्टोरल रोल में आ जाती है बात। लेकिन इस तरह कहना कि हमारे अधिकारी नहीं करते, नहीं, इसके लिए हम खुद उत्तरदायी हैं। हमारे पास जब इतनी सहूलियतें दी गई हैं तो हमें जाके देखना चाहिए। टाइम टू टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट चुनाव अधिकारी जो होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनके यहाँ से नोटिस जारी रहते हैं, पेपरों में जाता है, जिंगल्स होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, मतदान करें। और हमें एक टाइम लिमिट है हर चीज़ की कि आप इस टाइम के अंतर्गत देंगे, फॉर्म भरेंगे तो हमारे अब देखिए कितना अच्छा हो गया कि 18 साल का जो वोटर है हमारा, जब हो जाता है 18 साल का, तो हम
कॉलेजों से शुरू कर देते हैं रजिस्ट्रेशन, और उनके आई कार्ड बन के उनके घरों पे भेजते हैं। सबसे बड़ी बात ये सुविधा इतनी, और उसके बावजूद अगर कोई कहता है कि हमारा नाम कट गया तो इसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो इस वोट की कीमत का एहसास खुद भी करना होगा और उस एहसास को जिम्मेदारी के तौर पे समझना भी होगा। रहिएगा सर मेरे साथ, योगेश जी भी मेरे साथ हैं। तो योगेश जी, चुनाव के इस इंपैक्ट को, इस इंपॉर्टेंस को, इस महत्व को अगर एक बड़ी पिक्चर के तरह है तौर पे मैं ड्रॉ करना चाहूं तो सर वो पिक्चर कैसी बनेगी? जरा बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चुनाव। आपको मैं सबसे बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ। इस देश में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है, और संसद में संविधान के अनुसार संसद के 3 हिस्से हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, राज्यसभा के चुनाव बीच बीच में होते रहते हैं, और ये दोनों चुनाव इस ढंग से होते हैं कि जनता अपना सीधा वोट नहीं डालती, अप्रत्यक्ष तरीके से ये दोनों के निर्वाचन होते हैं। ठीक बात। अब आता है लोकसभा, जो इसका तीसरा ऑर्गन है। ये एकमात्र चुनाव है जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति सीधे अपना वोट डालता है। वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी प्रदेश का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हर व्यक्ति सीधा अपना मतदान करता है और सीधे अपनी सरकार चुनता है। इसीलिए आप देखें कि 3 ऑर्गन होने के बावजूद लोकसभा चुनावों का महत्व सबसे अधिक होता है, इनकी चर्चा सर्वाधिक होती है, और ये एकमात्र ऐसा टूल है जिसमें जनता लोकतंत्र में सीधे पार्टिसिपेट करती है। जब एक बार लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो आम व्यक्ति बहुत ही कम अवसर, या मान लीजिए नगण्य अवसर है जब वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सीधे सीधे पार्टिसिपेट करता है। बहुत होता है आप अपने जनप्रतिनिधि के पास जाके अपनी बात रख पाते हैं, कभी कभार जिलाधिकारी या अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दे पाते हैं, अन्यथा इतना सीधा पार्टिसिपेशन आपको 5 साल के बाद ही जाकर मिलता है। इसीलिए जैसा अभी सर ने बोला, ये आपका एक ऐसा अवसर है जिसमें आपको चूकना नहीं होगा, आपको स्वयं सतर्क होना होगा। ये ऐसा अधिकार है जिसके प्रति आपको स्वयं सजग होना होगा, और इसमें बिल्कुल भी कोई कोताही आपको नहीं करनी चाहिए। ये इस प्रकार का महत्वपूर्ण हमारा अधिकार है और देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। लेकिन सर, इस उत्सव में इतने सालों से भागीदार होने के बावजूद भी अगर हम कहते हैं कि हमें सजग होने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं कुछ चूक तो रह जा रही है सर, इसका मतलब? निश्चित रूप से पिछले कुछ समय में जो भी काम हुए होंगे, कई बार लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि इतनी बार वोट देने के बावजूद परिवर्तन नहीं आता। इसमें लोगों को पुनः जागरूक होना चाहिए। एक बार जिनको आपने जनप्रतिनिधि चुन लिया, उनसे भी आपको लगातार मिलना चाहिए, अपनी समस्याएं प्रकट करनी चाहिए। और जैसा आपने शुरू में बताया कि यदि आपको अपना जनप्रतिनिधि पसंद नहीं आता, वो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता, तो निश्चित रूप से आपको उसमें बदलाव लाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये जो निराशा का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में आता है, वो भी आपके हिस्से से चला जाएगा। ठीक है, तो ये बदलाव का मौका है, और इस बदलाव में आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझाने की कोशिश मिश्रा जी कर रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला भी हैं। देवेंद्र जी, आप पत्रकार भी हैं, चुनाव की नब्ज अच्छे से समझते हैं, कई पोल्स में आपकी इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। सर, क्या चुनाव के प्रति जितनी संवेदनशीलता, जितनी जागरूकता, जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो होती हुई नजर आ रही है? पहले सालों के कंपैरिजन में, पिछले सालों के भी कंपैरिजन में तुलनात्मक दृष्टि से वो परिवर्तन हमें होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो हर लोकसभा चुनाव जो होता है, इसके बाद जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं, जैसा कि अभी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसके भी 4 जून को परिणाम आएंगे। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो वो आंकड़े जारी करता है, जिसमें सबसे प्राथमिक जो आंकड़ा होता है वो होता है कि पूरे देश में जो 543 लोकसभाएं हैं, उनके लिए मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। तो अगर आप अवेयरनेस की बात करते हैं कि जागरूकता लोगों में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो उसका सबसे प्राइमरी जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं कि चुनाव में लगातार मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। और हमारे यहाँ 3 कैटेगरी के जो मतदाता हैं वो होते हैं। थर्ड जेंडर जो है वो बाद में जोड़ा गया है। पुरुष, महिला, ये मतदाताओं का जो मतदान प्रतिशत अगर आप देखें तो अभी तक जितने लोकसभा चुनाव हुए थे, संभवतः 2019 का चुनाव ही ऐसा था कि जब पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगभग बराबर हो चुका है। जबकि अगर कुल मतदाताओं में पुरुषों और महिलाओं की बात करें तो अभी भी जो ये लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें भी 2 करोड़ महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में कम हैं। लेकिन महिलाओं का जो मतदान है पिछले लोकसभा चुनाव में वो लगभग 4% से ज़्यादा बढ़ा था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत है 1.5% के आसपास ही बढ़ पाया था। तो पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल तय है कि लोगों में पहले की तुलना में मतदान के प्रति जागरूकता ज़्यादा आई है और उत्साह भी बढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक चीज़ ये देखते हैं कि हर लोकसभा चुनाव में एक मतदाताओं का नया वर्ग जुड़ जाता है। जैसे 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था,
उसमें लगभग 82 करोड़ के आसपास जो है मतदाता पूरे देश से जो है वो वोट करने के लिए एलिजिबल थे, किया नहीं था। 60% के आसपास ही वोट जो है वो हुआ था। अभी जो मतदाताओं के जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, उसमें 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं की कुल संख्या ऐसी है जो वोट कर सकती है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 90 करोड़ की जो मतदाता संख्या है, ये पूरे विश्व की आबादी के 10% से भी ज़्यादा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कई देशों के बराबर जो आपका टोटल पॉपुलेशन है, उससे भी बड़ा नंबर हमारे यहाँ मतदाताओं का है। तीसरा ये कि जैसे हर लोकसभा चुनाव में फर्स्ट टाइमर वोटर्स होते हैं। फर्स्ट टाइमर्स वोटर्स का मतलब ये है कि ऐसे मतदाता जो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो वो मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं थे। इनमें भी दो चीज़ें हैं कि जैसे आप अलग अलग 2019 के बाद से 2024 तक में लगभग 20 से ज़्यादा या 22 से ज़्यादा विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। तो विधानसभा में मतदाता के तौर पे बहुत सारे लोग वोट कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसी क्लास भी है जिसने नवंबर में जो अभी 3 या 4 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। वो फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे भी वोटर्स की पॉपुलेशन जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये भी देखा गया है कि इस आयु वर्ग के मतदाताओं का मत प्रतिशत भी बढ़ा है। तो अगर आप ओवरऑल नंबर्स को देखें कि मतदाताओं में जागरूकता मतदान को लेके आई है कि नहीं, चुनावी प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन बढ़ा है कि नहीं, तो इसका उत्तर बड़ा सकारात्मक है कि ये दोनों ही चीजें हुई है। चलिए, तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सुधांशु शेखर भी है, शिक्षाविद हैं। सुधांशु जी, बतौर शिक्षाविद आप कैसे देखते हैं? कहा जाता है कि किसी भी चुनाव में जन भागीदारी सुनिश्चित हो, ये बहुत जरूरी है, और बिना उसके सुनिश्चित हुए कोई भी चुनाव सफल नहीं हो सकता। तो सर, ये भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, और जन भागीदारी को शिक्षा के स्तर पे आप कैसे आगे बढ़ते हुए देखते हैं? सर, आपका नजरिया क्या, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर आपका? स्कूल में या भारत के जो भी स्कूल्स हैं, उनमें सबसे पहले हमें जो पढ़ाया जाता है राइट टू वोट। बच्चों को हम राइट टू वोट के बारे में पढ़ाते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। और जब भी चुनाव प्रक्रिया आती है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और चुनाव का फर्क जो है इसमें आपकी भागीदारी, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में होते हैं वो 17 साल तक होते हैं, शायद कुछ ही बच्चे होते हैं जो उस उम्र से बड़े होते हैं। तो उनकी वोट की उम्र तो नहीं होती है, लेकिन उनको किस तरह से जनप्रतिनिधि चुनना है, जनप्रतिनिधि में क्या गुण होने चाहिए। और स्कूल में छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं, जिस तरह की आप समझिए हेड बॉय का चुनाव करना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम वोटिंग की प्रक्रिया सिखाने के लिए किस तरह हेड बॉय हेड गर्ल का चुनाव होना चाहिए, या किस तरह वो बच्चों के बीच आकर क्या करेंगे, किस तरह से वो स्कूल का संचालन करेंगे, या नई नई अपने एजेंडास को बच्चों के सामने रखते हैं। तो शायद अलग अलग मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें चुनाव की प्रक्रिया को बच्चों को दिखाया जाता है, चाहे वो असेंबली के थ्रू बताया जाता है, चाहे उस प्रक्रिया को स्कूल में दोहराया जाता है जिसके द्वारा वो जान सकें जब वो 18 साल के हो जाएंगे और पहली बार वोट देने जाएंगे तो उनको किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक दूसरी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स या अपने पास जो भी उनके नेबर्स हैं उनके साथ एक डिस्कशन का हिस्सा बने, और कौन बेहतर प्रतिनिधि है और उनके एजेंडाज क्या हैं। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क भी बच्चों को दिया जाता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडाज क्या हैं, और उन एजेंडाज में आपको कौन सा तथ्य मिलता है, या एक रिव्यू और रिसर्च करें, एक डाटा निकालें कि पिछले चुनाव का एजेंडा क्या था और उसे बच्चों ने किस तरह अपने रिसर्च वर्क में शामिल किया है। तो कुल मिला के बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि ना केवल खुद देखें बल्कि अपने परिवार और अपने नेबर्स में एक भावना जगाएं कि वो सब वोट करें। अलग अलग मॉडल्स के थ्रू उन्हें समझाया जाता है। कोशिश तो आप करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे कैसे रिटेलिएट करते हैं, बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि कई बार कई बच्चों को, युवाओं को ये कहते सुनते हम देखते हैं, अरे भाई हमारे वोट से क्या होगा, या हमारे वोट से हम क्या बदल लेंगे, चलिए एक दिन की छुट्टी आज हम आराम करेंगे। सर, ये थॉट प्रोसेस कितना खतरनाक है? ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं वहां पर आता है जहां पर हम ये सोचते हैं कि एक उदासीनता है पिछले जनप्रतिनिधि के कामों के द्वारा, या कुछ ऐसा होता है कि जिसके द्वारा वो पेरेंट्स के साथ एक डिस्कशन में शामिल होते हैं, या अपने नेबर्स के साथ या अपने क्लोज पीयर्स के साथ एक डिस्कशन में शामिल होते हैं, जिसके द्वारा वो जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए। तो उसको दूर करने की एक प्रक्रिया है कि अपने क्वेश्चंस बनाएं, किस तरह से वो डिस्कशन का हिस्सा लें।
ये समझाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो कई अहम पहलुओं पे आज हम बातचीत कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपना वोट कब कास्ट कर सकते हैं। 18 वर्ष वाला फॉर्मेट तो हम सबको पता है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज हैं जो आपको वोट कास्ट करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। कई और बातें हैं जो आज आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। ये उत्सव है और इस लोकतंत्र के उत्सव में हमारी और आपकी भागीदारी बहुत सुनिश्चित होना तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। एक छोटा सा ब्रेक रहेगा हमारे साथ। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के उस उत्सव की जिसको हम चुनाव कहते हैं। और चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वोट। तमाम बातें ब्रेक से पहले हमने की, कुछ और बातें हैं। बेहद खास सवाल लगातार हमारे साथ बने हुए मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को बहुत अच्छे से हमको समझा रहे हैं। मोहम्मद अमीन साहब, असल में पारदर्शी चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, वोटर्स की संख्या बढ़े, वो उत्साहित हो, तो कई जिम्मेदारियां निर्वाचन आयोग पे हैं। सर, कितना इंपॉर्टेंट रोल चुनाव आयोग का आपको किसी भी चुनाव में नजर आता है? आपने देखा है कि कितनी जो हमारे जो वोटर का सीधा साथ होता है और इसके लिए स्वीप एक प्रोग्राम चलाया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हमारे यहाँ जिंगल्स दिए जाते हैं रेडियो स्टेशंस पे और टीवी स्टेशंस पे ऐड होते हैं। और हमारे यहाँ देखा होगा आपने कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में भी दिया जाता है। हर तरह की सूचनाएं उनको दी जाती हैं, हर तरह की जानकारी दी जाती है। हर एक वोटर अगर उसको समझना चाहे तो उसके लिए बहुत है जानकारी। जहाँ तक सवाल आपने कहा कि इसके लिए आप देखेंगे कि इतनी सुविधाएं दी गई हैं। अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए उसको कहीं नहीं जाना पड़ता। वो अगर फॉर्म भर देता है अपने ईसीआई के साइट पे जाके, या फिर वो उसको फॉर्म को लेके जाता है, दे देता है हमारे बीएलओ को। उनके नंबर्स मौजूद हैं, हमारे एईआरओ मौजूद हैं, उनके नंबर्स मौजूद हैं जो इलेक्टोरल रोल को देखते हैं। तो समय समय पर उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ जब चुनाव हो रहा होता है तो फैसिलिटीज़ कितनी हैं। यानी आपको मैं बता रहा था कि जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो 85 साल से ऊपर के लोग हैं, तो उनको भी घर से जाके वोट पोलिंग पार्टी जाती है, पूरी तरीके से उनका सुरक्षित वोट लाके और रखा जाता है गिनती के लिए। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें आदर्श पोलिंग स्टेशन भी हैं। वहाँ पे जो हमारी महिलाएं हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बाहर एक अच्छा सा खेलने कूदने का बना दिया जाता है कि वो उनकी माताएं जाएं अंदर और या बहनें जाएं और जाके अंदर जाके वोट डाल के आएँ, उनके बच्चे सुरक्षित रहें। और वहाँ पर मेडिकल सेंटर भी अब खोले जा रहे हैं। जब से कोरोना का जब प्रॉब्लम हुआ था तब से मेडिकल की एक डॉक्टर टीम रहती है वहाँ पे कि किसी भी हमारे वोटर को कोई तकलीफ ना हो। इतनी सब सुविधाएं होने के बावजूद वहाँ पे अच्छा पीने का पानी भी होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको दी गई हैं वोटर्स को, और वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं समझता हूँ। और जहाँ तक सवाल इस बात का कि इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या है कि 5 साल तक लोग ये सोचते हैं कि हमारा प्रतिनिधि अच्छा नहीं है, हमसे मिल नहीं रहा है, हमारे काम नहीं कर रहा है, हमारे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कुल मिलाकर जिम्मेदार हमारा वोटर है। उसकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भाग लें
और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े, इसके लिए इलेक्शन कमीशन भी हमारा तत्पर है। और किसी तरह की कोई जानकारी है तो नंबर्स मौजूद हैं, आप जाएं साइट पर, आपको एक एक नंबर्स मिलेंगे। किसी तरह की शिकायत है वो भी कर सकते हैं। सर, इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी मैं कह रहा हूं कोई छूट गया, किसी का वोट नहीं बन पा रहा है, अब वो कैसे अप्लाई कर सकता है, वो कैसे कोशिश करता है? खासकर जैसे देवेंद्र सर कह रहे थे कि नया वोटर, युवा वोटर जो हर बार जुड़ता है, वो कैसे पहचाने, कैसे जाने? सर, एक कोई फॉर्मेट, कोई प्रक्रिया आप मेरे व्यूवर्स के साथ साझा करना चाहें? नहीं, मैं कहता हूँ कि आजकल तो गूगल मौजूद है, आप ECI साइट पे जाइए। उसके अलावा अगर आप ज़िले में रह रहे हैं तो अपने मैंने कहा कि BLO से कांटेक्ट करिए, उनके नंबर्स हैं हर एक के, और AEROs के भी नंबर हैं, ज़िला निर्वाचन अधिकारी के भी नंबर हैं। हमारे यहाँ जो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर होता है, वो उसके पास भी मौजूद है, और वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, अपने फ़ोटो और इसको फॉर्म 7 लेके जा सकते हैं, फॉर्म 6 लेके जा सकते हैं। अगर चेंज किया है एड्रेस तो फॉर्म 8 है, यानी सब उसमें सुविधाएँ हैं। कौन सा फॉर्म कब लगेगा, अगर ट्रांसफ़र भी होता है तो अपना वोट शिफ्ट करने के लिए भी उनके पास फॉर्म है 8, और उसके अलावा इनरोल करने के लिए भी फॉर्म है, तो उस फॉर्म को निकालें, उसमें भरें, और उसमें भर भी सकते हैं डायरेक्ट, और उसका प्रिंट आउट लेके वो कहीं भी जा सकते हैं ज़िले के अंदर, अपने ब्लॉक सेल पर भी जा सकते हैं, BDO से कह सकते हैं, तहसीलदार से कह सकते हैं। इसके लिए बहुत सुविधाएँ हैं, लेकिन ये बात है कि मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमें अपना वोट बनवाना है, हमें अपना वोट डालना है, बढ़ चढ़ के हमें मतदान में हिस्सा लेना है। तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, और अपने लोगों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से जानकारी ले सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से बात कर सकते हैं जिन्होंने पहले वोट डाला है, और इस तरीके से। और देखिए, हर चीज़ की सुविधा मौजूद है। इसके पास देखिए व्हील चेयर भी हम देते हैं उनको, जिनके बुजुर्ग नहीं आ सकते तो व्हील चेयर से आएँ, ऐसा नहीं है, और उनको अलग से लाइन दी जाती है, लेडीज़ के लिए अलग से लाइन है। बहुत से तो हमारे बूथ आपको देखने को मिलेंगे जिसमें टोटल लेडीज़ ही हैं, और प्रिसाइडिंग अफसर भी है, पोलिंग अफसर भी है, और पोलिंग असिस्टेंट भी है, A to Z लेके, इवन सुरक्षाकर्मी भी जो हैं हमारी लेडीज़ पुलिस है। तो इस तरीके से वहाँ भी सेफ्टी है। सबसे सुरक्षित और सेफ मतदान हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, और ये उम्मीद हर बार चुनाव से की भी जाती है, खासकर चुनाव आयोग से की जाती है कि इसी तरह की व्यवस्थाएं कायम रहे। योगेश सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो योगेश जी, असल में लोकतंत्र की मजबूत नींव चुनाव, और इस चुनाव की मजबूत नींव प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी। सर, प्रशासनिक अधिकारियों का वो मैकेनिज्म क्या वाकई उतना रेलेवेंट है, उतना प्रासंगिक है, या फिर उस स्तर पे काम कर पाता है जब एक आम शख्स खुद को वोटर के तौर पे देख पाए और वो अपना वोट कास्ट कर पाए? क्या वहां पे सारी चीजें दुरुस्त हैं सर, या वहां पे अभी काम करने की जरूरत आपको दिखाई देती है? भारत का चुनाव आयोग इस धरती पर सबसे बड़ी ह्यूमन एक्सरसाइज जो है उसको कंडक्ट करवाता है, और कई दशकों से सक्सेसफुली कराता रहा है। उसके पास अपना स्टाफ उतना नहीं है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो पूरे देश में जितना प्रशासनिक अमला है सब उसके डिस्पोजल पे हो जाता है, सब उसी के आदेशानुसार कार्य करते हैं, और वर्षों से जो उसने सफलतापूर्वक जितने आम चुनाव और राज्यों के चुनाव संपन्न कराए हैं वो इन्हीं अधिकारियों के थ्रू कराए हैं। इन अधिकारियों को चुनाव आता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, सेक्टोरल मजिस्ट्रेट, सबकी ट्रेनिंग देकर ही ये चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। एक बात और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने पिछले कई दशकों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ किया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल संबल दिया है चुनावों को, बल्कि बार बार साइकोलॉजिकल संबल भी लोगों को दिया है। जैसे कई बार चुनावों को लेकर यदि कोई संदेह आता है, हमको ध्यान है हम लोग छोटे थे तो एक बार जब ये नया EVM मशीन आना शुरू हुआ तो लोगों ने इस पर संदेह प्रकट किया। तो चुनाव आयोग ने कई पार्टियों को और कई NGOs को उनको अपने कार्यालय में बुलाया, उनको कार्यालय में बुलाकर उसको वेरीफाई कराया कि आप ये देखिए कि इसको किसी भी प्रकार से टेम्पर नहीं किया जा सकता, कोई भी इसको टेम्पर नहीं कर सकता, इवन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, उन सब के बस का भी नहीं है इसमें किसी भी प्रकार की टेम्परिंग कर पाना। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग इन्हीं अधिकारियों और प्रशासनिक अमले की सहायता से न सिर्फ चुनाव आयोग ये फ्री और फेयर बल्कि ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराता है, क्योंकि यही एक वो विश्वास है जो पूरे लोकतंत्र का आधार है। इसको मेंटेन रखना, इसको इंटैक्ट रखना, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने दशकों से बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई। अमीन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आपको ये जानकारी दे रहा था कि आपने सुना होगा कि कई बार चुनाव आयोग को ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो EVM है वो EVM के अंदर इसको हैक किया जा सकता है, टेम्पर्ड किया जा सकता है। इसके लिए आपको याद होगा उस वक्त मैं चुनाव आयोग में ही था कि सारी पार्टियों को बुलाया गया था। उस वक्त पार्टियों में सिर्फ
एनसीपी और लेफ्ट पार्टी ठीक है के सर, प्रतिनिधि आए थे। ईवीएम की प्रासंगिकता पे भी बात करेंगे सर। आज वोट कास्ट पे बात कर रहे हैं और वोट कास्टिंग पे हमारा इशू है। मैं आऊंगा सर आपके पास, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला भी हैं। देवेंद्र सर, असल में वोट की हम बात कर रहे हैं, वोट कास्ट करने की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी की भूमिका जिस लेवल पे बढ़ती हुई दिखाई देनी चाहिए, वो क्या आपको समझ में आती है सर? और हर 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, उस दिवस के जरिए जो बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाती है, उसका इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं? देखिए, 21वीं सदी में देश ने जब प्रवेश किया, उसके बाद से 2004, 2009, 2014, 19 4 इलेक्शन हो गए। ये 5वां इलेक्शन जो है लोकसभा का होने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ 5 जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं हुए। देश में लगभग 30 के आसपास जो है विधानसभाएं हैं, उनके भी चुनाव जो हैं वो इस दौरान हुए। तो ये जो आवधिक प्रक्रिया है कि विधानसभाओं के चुनाव भी हर 5वें साल पे होते हैं, जो नियमित चुनाव है, अगर बीच में विधानसभा भंग नहीं होती है तो, और लोकसभा के चुनाव भी 5 साल बाद होते हैं। आप अगर इसको इस तरीके से देखें कि जैसे आपने कहा कि मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, कई बार होता क्या है कि आपके पास मतदाता पहचान पत्र पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपका नाम मतदाता सूची में है ही नहीं, तो वो पहचान पत्र फिर जो है वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह जाता है। इसका उलट भी एक चीज है कि आपके पास मान लीजिए कि मतदाता पहचान पत्र जो है वो किसी कारण से मिसप्लेस हो गया, तो क्या आप वोट नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 10 ऐसे अल्टरनेटिव दिए कि आपका पासपोर्ट है, आपका आधार कार्ड है, किसी सरकारी बैंक की जो पासबुक है, फोटो पहचान पत्र, तो ऐसे तमाम, राशन कार्ड है आपका, तो ऐसे तमाम वेरिफिकेशन के क्या कहते हैं दूसरे आइडेंटिफिकेशन कार्ड हैं, जिनको लेके अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप जाइए और पोलिंग आप कर सकते हैं। तो सरकार का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जिनका भी नाम मतदाता सूची में है, पहली बात तो उस नाम को बहुत मजबूती से जोड़ा जाए। इसका एक दूसरा जो पक्ष है उसे इस तरीके से आप समझिए कि शहरों में रोजगार को लेके हमेशा ही लोगों में एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति होती है। सही बात है। तो इलेक्शन कमीशन का एक प्रॉपर फॉर्म है कि आप अगर किसी जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होते हैं, तो आप उस फॉर्म को भर के बहुत आसानी से अपना जो विधानसभा या लोकसभा का क्षेत्र जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप एक चीज को और बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि जितना छोटा चुनाव होता है, मतदान का प्रतिशत उतना ज्यादा होता है। अच्छा, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ग्राम प्रधान आपके बगल का ही, मतलब आपके बमुश्किल 1 किलोमीटर के एरिया का ही व्यक्ति है और आपका उसका डे टू डे में इंटरेक्शन है। ठीक बात। जबकि जैसे ही आप विधायक के तौर पे आते हैं तो विधायक हो सकता है कि आपसे 20 किलोमीटर दूर रहता हो, जब आप सांसद की बात करते हो तो वो हो सकता है कि आपसे 50 किलोमीटर की दूरी पर रहता हो। तो ये पार्टिसिपेशन का जो नेचर है वो लोगों के परस्पर इंटरेक्शन पे भी निर्भर करता है। लेकिन अभी जैसा कि अमीन सर ने बताया कि स्वीप करके एक जो प्रोग्राम जो चलाया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा कि सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम करके, उस पे जो केस स्टडी बाद में हुई उसमें ये लगातार देखा गया है कि हर आयु वर्ग के मतदाताओं में मतदान को लेके जो है वो मतदान करने की टेंडेंसी बढ़ी है। जेंडर का जो पार्टिसिपेशन था कि जैसे जब आज़ादी हमें मिली थी और जब 50-60 के दशक में पहली बार चुनाव हो रहे थे, तो उस समय आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि महिलाएं अपने जो पहचान पत्र थे या महिलाएं जो अपना नाम नहीं लिखवाना चाहती थी, अच्छा। वो कहती थी कि उनको लिख दिया जाए कि फलाने की पत्नी। तो जो पहले चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जो विधान है वो चल नहीं सकता। हर व्यक्ति को, वो पर्सनली एक व्यक्ति है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसको किसी की पत्नी, बहू या बेटी के रूप में मतदान का अधिकार नहीं मिला है। आपको मतदान का अधिकार इसलिए मिला है कि आप जो है एक निश्चित आयु वर्ग पूरी। दूसरा एक चीज और जोड़ दूं कि पहले मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में इसको क्या कहते हैं संशोधन के थ्रू 18 वर्ष किया गया, और पार्टिसिपेशन का जो ग्रुप है, इलेक्टोरेट का जो साइज है, इस कारण से भी बढ़ा। तो इलेक्शन कमीशन तो अपनी तरफ से जागरूक है, एनजीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका महत्वपूर्ण है कि जैसे इलेक्शन कमीशन की ही अकेली ये जिम्मेदारी नहीं है, ना उसके पास इतनी बड़ी कोई परमानेंट मशीनरी है कि वो हर व्यक्ति को वोटर के रूप में जोड़ सके या हटा सके। पॉलिटिकल पार्टियां, एनजीओ
और दूसरे तमाम ऐसे जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं उनको भी डेवलप करना होगा, उनको भी मतदाताओं तक पहुंचना होगा, जिससे कि वो अपने मतदान के अधिकार और उसको लेके होने वाली लाभ हानि को समझ सकें। ठीक है, तो ये बड़ी प्रक्रिया है और इस बड़ी प्रक्रिया में हम आपको सबको जुड़ना होगा। सुधांशु शेखर भी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, असल में वोट देना हमारा अधिकार, ये समझ में आता है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य भी है। क्या ये समझाए जाने की जरूरत है? और आप तो स्कूल्स में हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो क्या लगता है कि शुरू से ही एक लेसन होना चाहिए, पाठ्यक्रम में हिस्सा होना चाहिए, कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसके जरिए बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है और जब तक वोट देना उसका अधिकार होता है तब तक कोई बात समझ पाए कि वोट कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सर? मेरा ये मानना है एक नागरिक बनने की प्रक्रिया या एक अच्छे नागरिक बनने की प्रक्रिया ये स्कूल से शुरू होता है। और अगर हम देखें कि उनको अधिकारों के बारे में जानना और समानता का अधिकार जो उनका वोटिंग के थ्रू कुछ साल बाद शुरू होगा, ये उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे छोटे चीज़ों के द्वारा हम स्कूल में सिखाते हैं। शायद स्कूल में एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाता है बच्चों का, तो वो कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जिसके द्वारा वो स्कूल में प्रवेश पा सकें या लाइब्रेरी में दिखाकर बुक्स ले सकें या जब टूर्स वगैरह में जाएं तो उसका इस्तेमाल करें, जिससे उनकी एक आइडेंटिटी बने। और शायद यही आइडेंटिटी उन्हें आगे जाकर हम उन्हें जब सिखाते हैं कि एक वोटर कार्ड होगा या अब तो आधार कार्ड भी हो चुका है, तो उस कार्ड की महत्वता के बारे में बताना शायद एक बहुत बेसिक शुरुआत है जो कि स्कूलों में दी जाती है। तो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी को जानना, भारतीय नागरिक के रूप में जानना और एक अच्छे नागरिक बनने की प्रक्रिया शायद स्कूल से शुरू होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अधिकारों की। अधिकारों का जो शिक्षा दीक्षा स्कूल में दी जाती है, उसके बाद राइट टू वोट या समानता का अधिकार, ये सब चीज़ें जब स्कूल में सिखाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम इस प्रक्रिया को एक प्रैक्टिकल रूप में भी करवाते हैं बच्चों को। और अब जब बच्चे 9, 10, 11, 12 खासकर जो बच्चे बड़े हो चुके हैं और उसमें वो सोशल साइंस या हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये जानने की कोशिश करते हैं हमारा जनप्रतिनिधि कौन है और देश के जनप्रतिनिधि का विचार, व्यवहार और किस तरह से उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो किस तरह से करें और कौन से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो उस प्रदेश या उस डिस्ट्रिक्ट की डिमांड्स बोलें या नीड्स बोलें उस पर खरा उतरते हैं। तो एक मनोदशा बच्चों की बन चुकी होती है कि इस तरह से जनप्रतिनिधि अगर हमारे बीच में आके काम करे तो वो जनप्रतिनिधि आगे जाने के लिए या उन्हें वोट करने के लिए सक्षम है। फिर ये चीज़ परिवारों में जाती है और एक परिवार बैठकर बच्चों के साथ ये डिस्कस करता है और हम इसको प्रोत्साहित करते हैं कि आप अपने परिवार में जो रिसर्च है, अपना बच्चों के द्वारा किया गया रिसर्च है, उसे पेश करें अपने परिवारों को, जिसके द्वारा पेरेंट्स जानते हैं। लेकिन कहीं पर आजकल में जो इन्फॉर्मेशन चैनल्स हैं बच्चों के पास ज़्यादा है और उसके द्वारा वो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए थी, हमारे देश, प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट में चाहिए थी, जिसका अनुपालन हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। तो ऐसे में एक सकारात्मक वातावरण बनता है और पेरेंट्स भी जानते हैं कि वोट हमें करना है, लेकिन बच्चों के द्वारा वो गाइडेंस मिलने पर और पुख्ता हो जाता है और वो इस चुनाव में भागीदारी अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो बच्चों के साथ ये नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन मोहम्मद अमीन सर, आपने तो काफ़ी कुछ देखा है बहुत नज़दीक से चुनाव को, उससे जुड़े हुए आंकड़ों को। कई बार क्या अर्बन एरिया में होने वाली वोटिंग ग्रामीण एरिया में होने वाली वोटिंग से कम होती है? और अगर ऐसा है तो फिर अर्बन एरिया इतना उदासीन कंपैरेटिवली रूरल एरिया के क्यों दिखाई देता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो वोटर हैं बड़े जागरूक हैं, लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि वो जिस दिन वोट होता है स्पेशली उस दिन वो छुट्टी करते हैं और उनको अपने अधिकार का, मतदान का अधिकार का शायद उनको नहीं मूल्य पता है, जिसके कारण वो उससे हट जाते हैं और वोटिंग परसेंटेज गांव के अपेक्षा यहाँ पर शहरी इलाके में कुछ कम देखने को मिलता है। जबकि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से छूट देता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो उनके कोई कल कारखाने हों, सब में छुट्टियां रहती हैं और पूरी सुविधा के साथ उनको वोट कास्ट करने के लिए मौका दिया जाता है। लेकिन वही गांव में क्या है कि गांव में तो ये इच्छा रहती है कि उनके प्रधान जी हैं और उनके जो और भी बुजुर्ग हैं वो कहते नहीं, औरतों से भी कहते हैं, बच्चों से, जवान बच्चों से भी कहते हैं कि जाइए आप वोट करके आइए, अपना अधिकार। उनको ज़्यादा जागरूकता है बनिस्बत हमारे शहरों में ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग जो शिफ्ट हो गए, इधर से उधर आ गए, तो कभी उनको में भी जो अभी बात कर रहे थे हमारे भाई साहब कि वो वोट जो हैं अपने नहीं शिफ्ट करा पाए हैं, इसलिए में वो भी परसेंटेज कम थोड़ा देखने को मिलती है। लेकिन
जहाँ तक ज़्यादा सुविधाएं हैं वो ग्रामीण इलाके से ज़्यादा शहरों में ज़्यादातर मिलती हैं देखने को, और की भी जाती हैं, कोशिश की जाती है, और सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर इसी तरफ मिलते हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट हमेशा रूरल एरिया से ज़्यादा मिलता है। तो सर अशिक्षित लोगों को, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको तो आप अवेयर कर देंगे, लेकिन जैसा आपने भी कहा जो सभ्य हैं, जो भद्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, फिर सर उनको अवेयर कैसे करेंगे? परसेंटेज तो वहाँ भी बढ़ानी है ना सर। देखिए, इसके बारे में एक बात की गई थी पहले कि इनके ऊपर कुछ फाइन किया जाए, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ प्रावधान है नहीं। हम उनको जितना जो भी सोर्सेस हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो उनको कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन कि इनको एजुकेट किया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। मैं जैसे बता रहा था, टीवी पे, रेडियो पे सभी जगह जिंगल देना, ये करना, ऐड देना, और समाचार पत्रों में। लेकिन इससे जिम्मेदारी, जो भी भाई साहब कह रहे थे इस बात को, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो लोकल पार्टियां जो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन के लिए, अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने की कोशिश करें, जिससे हमारे इलेक्शन कमीशन का परसेंटेज भी हाई हो और मोरल भी अच्छा हो और वो अच्छे कैंडिडेट चुन सकें। ठीक है, लेकिन हमारे तमाम व्यूवर्स जागरूक हैं, हम ये अच्छे से जानते हैं, और इस अपने इंपॉर्टेंट राइट का वो जरूर इस्तेमाल करेंगे और वोट कास्ट जरूर करेंगे जब भी उनके इलाके में और उनके क्षेत्र में मतदान होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। चर्चा बहुत खास है आज की, आचार संहिता का भी जिक्र करेंगे ब्रेक के उस पार। रहिएगा हमारे साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोकतंत्र का महाउत्सव पूरे देश में बस शुरू होने को है, और इसमें हमारी और आपकी भागीदारी तय हो और हम बढ़ चढ़कर अपना रोल निभा पाएं, इसकी हमारी भी कोशिश है। तो आज सच के साथ में हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में पड़ने वाले मत की बात कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी और अधिकार की बात कर रहे हैं। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए। योगेश जी का रुख करूंगा, योगेश जी हमारे साथ हैं। तो योगेश जी, इस चुनाव में हर पहलू पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो हम बार बार चुनाव से पहले सुनते हैं, समझते हैं, वो है आचार संहिता। सर, ये आचार संहिता क्या है, कैसे मर्यादा में रह के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जाते हैं, जरा हमारे व्यूवर्स को समझाइए सर। चुनाव आयोग की जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की है। तो जब हम वो शब्द इस्तेमाल करते हैं फेयर इलेक्शन में जो पार्टी सत्ता में नहीं है या ऐसी तमाम पार्टियां जो अभी सत्ता से बाहर हैं, उनको भी चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध हो, उनको कोई डिसएडवांटेज ना हो रूलिंग पार्टी के कंपैरिजन में, इसके लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाई गई है, जिसको चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग निर्धारित कर देता है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। आदर्श आचार संहिता में तमाम डूज एंड डोंट्स सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए रहते हैं, ताकि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जिस पार्टी की ऑलरेडी सत्ता है, वो किसी भी प्रकार से विज्ञापनों के माध्यम से, सरकारी मशीनरी के माध्यम से, सरकारी वाहन मान लीजिए, सरकारी धन मान लीजिए, किसी भी प्रकार से इन सभी संसाधनों का ऐसा उपयोग न कर सके कि जो पार्टियां सत्ता में नहीं हैं या वर्तमान में सत्ता से बाहर हैं, उनको डिसएडवांटेज की स्थिति उत्पन्न हो। यही कुल मिलाकर लब्बो लुआब है आदर्श आचार संहिता का। अमीन सर, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, ये एक दोनों समझी नीति है इलेक्शन कमीशन और ऑल पार्टीज की मीटिंग के बीच की। उसमें ये होता है कि अभी जो हमारे सज्जन कह रहे थे इस बात को, कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है, बल्कि जितनी जो दो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो इस वक्त सत्ता में नहीं हैं, उनको भी ना तो जात पात पे अपना कमेंट करना है, ना पर्सनल कमेंट करने हैं, ना किसी का लिंग बोध के ऊपर करना है, ना और इस तरीके से। तो ये चीज़ें नहीं लानी है, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है। और ना ही धन बल का प्रयोग करना है, और जितनी जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस भी नहीं करना है।
और ना ही दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना है, ना दूसरे को परेशान करना है, और ज़्यादा जो समय दिया जाता है कन्वेंसिंग के लिए उस समय से ज़्यादा भी नहीं जाना है, जो इनका बजट है उससे भी ऊपर नहीं जाना है। बहुत चीज़ें इसमें कवर होती हैं। और आपने देखा होगा कि अभी एक किसी पार्टी की कैंडिडेट ने दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को जो है तो अभद्र व्यवहार किया था, जिसके कारण लेकिन उनको सर नोटिस इतना दिया बड़ा गया। देश, इतना बड़ा चुनाव, क्या मॉनिटरिंग उतनी पारदर्शिता के साथ हो पाती है जितनी उम्मीद की जाती है? और मैं आपको बताऊं इस बारे में कि अभी तक जब इलेक्शन शुरू हुआ था उस वक्त तो जिला निर्वाचन अधिकारी हमारा कलेक्टर होता था, उसके ऊपर एक जनरल ऑब्जर्वर होता था। लेकिन जैसे जैसे समय की व्यवस्था बढ़ती गई, परेशानियां आती गई, उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने उसमें ऐड ऑन करना शुरू कर दिया, जिसमें कि एक सीनियर IPS अफसर होता है जो कि दंगे फसाद और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखता है। उसकी जो खर्चे बढ़ते गए इसलिए एक रेवेन्यू ऑफिसर्स होता है, IRS ऑफिसर। उसके बाद आपने देखा होगा कि पब्लिसिटी, पोस्टर और इन सब में सोशल मीडिया को सब चेक करने के लिए इसके लिए हमारा PIB का इंफॉर्मेशन अफसर होता है। ये ऑब्जर्वर्स होते हैं और उसके बाद स्पेशल ऑब्जर्वर भी लगाए जाते हैं। इन चीज़ों को सबको ध्यान करते हैं, सभी चीज़ की फिल्मिंग होती है और अगर कोई ऊपर नीचे बात होती है तो उसको रिपोर्ट करते हैं, उनको उस पर नोटिस दिया जाता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर खर्चे से ज़्यादा है तो इलेक्शन जीता हुआ भी हार सकता है कैंडिडेट। अच्छा। अगर खर्चा उसमें ऐड हो गया है तो इसीलिए देखा होगा आपने पार्टियां जो हैं अपने प्रतिनिधियों के लिए अपने उसका इस्तेमाल करते हैं कि किसी प्रधान जी ने कर दिया उनके लिए, वह अपील कर दी, किसी के अध्यक्ष ने कर दी, किसी के जनरल सेक्रेटरी ने कर दी पार्टी के, लेकिन अपने साथ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट को क्रॉस करेगा वो जीता हुआ भी हारा माना जाएगा। ठीक है, तो सीमा से बाहर जाके किए गए खर्च का ब्यौरा देना होगा, और नहीं दिया गया तो फिर परिणाम उलट भी हो सकते हैं। देवेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र सर, आप चुनाव को और चुनाव से जुड़े हुए तमाम पोल्स को बहुत नजदीक से जानते हैं सर, चाहे एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल्स हो, तो सर क्या इस तरह के पोल्स भी वोटिंग पैटर्न को, वोटर्स को इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्रभाव में लेते हैं सर? क्या नैरेटिव सेट होता है इससे? देखिए, अभी हम लोग आचार संहिता की बात कर रहे थे तो आचार संहिता मोटे तौर पे ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। समाचार माध्यमों के लिए भी है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज पे ये भी ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी रैलियों में किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्हें कतई नहीं करना चाहिए। वो कितना टीवी या प्रिंट मीडिया का जो यूज है उसको किस रूप में करेंगे, वो भी उनके चुनावी खर्चे में जोड़ा जाएगा। अगर पेड न्यूज का मामला आपने सुना होगा। और एक चीज ये है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि पहले जैसे होता था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इलेक्शन कमीशन का था, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को भी अपने साथ जोड़ने लगा है कि जैसे जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं या किसी भी लेवल के जो मीडिया हाउसेस हैं उनसे खबर से जुड़े जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको भी वो अपने ऑब्जर्वर पैनल में जो है शामिल करते हैं, जिससे कि वो ये बता सके कि हाँ कोई खबर क्या ऐसी छप रही है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट इसको फेवर करने वाली है। क्योंकि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड्स की जब बात होती है कि सभी को चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसी तरीके से चाहे वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो या कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर या मीडिया चैनल हो, तो वहां पे भी है कि खासकर जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए निर्धारित है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को एक निश्चित समयावधि के चुनाव प्रचार को ही दिखाएंगे, निश्चित रैलियों को ही दिखाएंगे, स्टार प्रचारकों को आप इतने तक, वो सबके लिए लगभग समान क्राइटेरिया है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही ये निर्धारित है और ये तय बात है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, और दूसरा ये है कि जैसे अभी सिर्फ इतना ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, उसमें यह भी जोड़ा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी के चुनावी चिन्ह से जो है वो उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं तो उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की भी घोषणा आपको करनी है कि उसके ऊपर कितने चार्जेस हैं, कहीं कोई उसका कन्विक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये सब ये क्या है कि ये बेसिकली ये है कि जिस मतदाता अपने उस कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टी से भी बाहर जाके ये समझ सके कि हाँ हम जिसे अपना मत देने जा रहे हैं उसकी पुरानी जो पृष्ठभूमि है वो किस तरीके की है, जिससे कि वो बेहतर व्यक्ति को अपना जो है प्रतिनिधि चुन सके। तो कई तरह की अनिवार्यताएं हैं और कई तरह की लेजिस्लेशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए। हमारे साथ सुधांशु शेखर भी हैं। तो सुधांशु जी, असल में बतौर शिक्षाविद आपको क्या लगता है कि कौन सी वो 3 बड़ी कोशिशें हैं जो हमें शुरुआत से अख्तियार कर लेनी चाहिए, इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए, इसका एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे बच्चों के लिहाज से बहुत जरूरी है?
मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चिल्ड्रन हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन अस। वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डाटा कलेक्शन करते हैं, हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चैनल्स उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं 3 बातों में, एक बच्चों का जागरूक होना जरूरी है, दूसरा पेरेंट्स और बच्चों का जो डिस्कशंस हो एक जनप्रतिनिधि के लिए, और किस जनप्रतिनिधि ने क्या काम किया है, ये एक सर्वे रिपोर्ट जो बच्चे बताएं, पेरेंट्स उनका सहयोग करें जानने में। और तीसरा ये होना चाहिए, बच्चे पेरेंट्स मिलके इस पर्व में हिस्सा लें, भागीदारी करें, और साथ ही साथ ये देखें कि ना केवल पेरेंट्स वोट देने जा रहे हैं, बल्कि वो अपने बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो इस वोट का इस्तेमाल सही रूप में लेकिन करें। सर मोहम्मद अमीन साहब ये कह रहे थे ना कि देखो अर्बन एरिया में तो जो पेरेंट्स हैं वही अवेयर नहीं है, वही उस दिन को छुट्टी के दिन पे तौर के मानते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे में उनका बच्चा उन्हें समझाएगा? आपको लगता है ये कितना मतलब प्रैक्टिस व्यवहारिक दिखाई देती है आपको? नहीं, जब एक फैमिली में डिस्कशन होता है, एक परिवार में एक डिस्कशन मोड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं कि इसमें आप चलें और हम आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं हमारा मानना ये है कि एक पेरेंट बच्चे से सीखता भी है और सिखाता भी है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स बच्चों के साथ अगर गए तो वोट देने के लिए बच्चा भी इससे खुश होगा, और शायद ये एक होमवर्क और क्लास वर्क की तरह रोल प्ले का मोड होगा। ठीक है, मोहम्मद अमीन सर भी हमारे साथ हैं। अमीन सर, चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स होंगे जो भारत के में रजिस्टर हुए हैं। कई पोलिंग स्टेशन हैं, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं में भी क्या सर हर चुनाव के साथ किसी तरह की बढ़ोतरी की जाती है, वृद्धि की जाती है, या संशोधन किए जाते हैं जिससे और अच्छे से चुनाव हो पाए? क्या यहाँ पे लगातार संशोधन की जरूरत दिखाई देती है? नहीं, हमेशा एक इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कमीशन देखता है कि उसके पास किस तरह के सुझाव आए, किस तरह की परेशानियां हुई हमारे वोटर्स को या हमारे पार्टी के लोगों को, और हमारे जो कैंडिडेट थे उनको किस तरह की, तो इन सारी चीज़ों को अध्ययन किया जाता है। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सजेशन टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन को देती रहती हैं, और कोशिश ये की जाती है कि वो अगले इलेक्शन में रिपीट ना हो। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की जानी हैं और समय समय पर की जाती रहती हैं, जिससे कि हमारे वोटर को पूरी सुविधा हो और निष्पक्ष रूप से अपने कैंडिडेट को चुन सके, एक अच्छा कैंडिडेट चुने। उसके लिए भी अभी आप बात कर रहे थे, उसके लिए भी टाइम टू टाइम, जब अभी इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3 बार उसको अपना ऐड देना होगा कि नो योर कैंडिडेट, नो योर कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट को जाने कि वो किस पृष्ठभूमि का है, उस पर कितने केसेस चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कैसे है। तो इस तरीके से अपने कैंडिडेट को जानने का भी अधिकार होगा। इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं समय समय पर मिलती हैं जो इनको इलेक्शन कमीशन ऐड करने की पूरी कोशिश करता है, जिससे कि सब चीज़ का समाधान हो सके और परसेंटेज ऑफ वोट इलेक्शन कमीशन का बढ़ता जाए डे बाई डे। तो सर बड़े संशोधन के तौर पे परंपरागत वोट कास्ट करने के तरीके को ईवीएम ने रिप्लेस किया। सर ये ईवीएम कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इस चुनाव को ट्रांसपेरेंसी के साथ कराने के लिए? आपका अनुभव क्या कहता है सर? देखिए, जो भी चीज़ शुरू की जाती है इलेक्शन कमीशन में, ऑल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं उनको बुला के दिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि ये जो ईवीएम है, ईवीएम के लिए कई बार आप सुनेंगे कि लोग कहते हैं इस बात को कि उस कंट्री में बैन कर दिया गया, उस कंट्री में बंद कर दिया गया, लेकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का जो मशीन है ईवीएम, ये ईवीएम जो है बैटरी ऑपरेटेड है, ये इसको हैक नहीं किया जा सकता। और इसको हमारे स्टेट के जो न्यायालय हैं उन्होंने भी देखा है, और अभी तो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ईवीएम से ही चुनाव होगा। ईवीएम अपनी जगह सही पाई गई है, इतना तो ये हैक हो सकती है, जस्ट लाइक ये कैलकुलेटर है। जैसे कैलकुलेटर के अंदर बैटरी होती है, उसमें क्या फीड किया वही निकलता है, इसी तरीके से। और ये हर चीज़ें, अभी ये बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे जो जो पार्टी कैंडिडेट होते हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके सामने रैंडमली चेक की जाती हैं। अच्छा। कोई भी मशीन उठाइए, कोई भी उठा के देख लीजिए, और कोई भी बटन दबाइए। और अब ये सिस्टम जैसे एक बार और शुरू होता है, इस बात का कहा जाता है कि इसको बैलेट पेपर से होना चाहिए था। अब वो भी कन्फ्यूजन है। बता दूं मैं क्लियर कि जो पुरानी चीज़ें हैं पुरानी हो चुकी। पहले क्या होता था, हमारे बैलेट बक्स जाते थे और अगर कोई पिटीशन होता था उसमें सालों साल रह जाते थे। अब ईवीएम भी जाने लगी थी, इसीलिए आपने देखा होगा वीवीपैट मशीन लगाई गई है, क्योंकि लोगों को यह भी विश्वास नहीं था कि हम बटन दबाते हैं तो हमारा वोट किस पे जाता है, हमें पता ही नहीं जानकारी। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए आप देखेंगे कि वीवीपैट मशीन में आ जाता है रिजल्ट, और उसको दिखता है। दिखने के बाद ये निश्चित हो जाता है कि नहीं, हमने सही जगह वोट डाला है। और उसको पर्ची इसलिए नहीं देते हैं
कि इसका कोई दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए- यही चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं की खूबसूरती है, जो निष्पक्ष है और पारदर्शी भी है। लेकिन योगेश सर, युवाओं की बात करें तो युवाओं को प्रोत्साहित और ज्यादा अवेयर करने के लिए क्या करें, क्योंकि वही देश की रीढ़ है, आगे चल के उन्हीं के हाथों में कमान देश की आनी है, उनकी सहभागिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? और सर देखिए, युवा, हमारा देश एक युवा देश है जिसमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 32 या 35 करोड़ इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी बात किया जा रहा है। और जैसे अभी बात हुई कि अर्बन क्षेत्रों में भी वोटिंग का परसेंटेज कम होता है, फिर युवाओं का भी हमको बढ़ाना है। अभी तो चुनाव का महापर्व आ गया, देश का चुनाव का पर्व और देश का गर्व जो हम बातें कर रहे हैं, और लगभग जनवरी से ही चुनाव आयोग ने फुल फ्लेजेड मैकेनिज्म स्टार्ट कर दिया इलेक्टोरल रोल रिन्यू करने का, अमेंड करने का, दुरुस्त करने का, और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड सही नहीं है, खो गए हैं, उनको बनाने का। लेकिन इसके बावजूद चुनाव खत्म हो जाएंगे, चुनाव के पहले भी मैं व्यक्तिगत तौर पर यह प्रयास करते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो दो बड़े पर्व आते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई से निकले पर्व हैं, इन पे मैं हमेशा लोगों को एक बात बोलता हूं, जो शायद आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों को बोल सकते हैं। पूरी आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे पे लड़ी गई, सिर्फ एक चीज़ के लिए लड़ी गई कि हमारा जो हम पे जो शासन करेगा, हम पे जो रूल करेगा, उसका निर्धारण करने का अधिकार हमको होना चाहिए। सिर्फ पूरी आज़ादी की लड़ाई का यही एक मकसद था, यही एक ध्येय था। और आज जब इतनी आज़ादी की लड़ाई, इतने संघर्ष, इतने बलिदान के बावजूद वो आज़ादी हमको मिली है, जो अधिकार हमको, सिर्फ एक अधिकार वो मिला है, और उसी के अधिकार के दिन अगर आप छुट्टी मना लेंगे और छुट्टी मान लेंगे, तो आप समझिए कि आपकी आज़ादी, आप युवा हैं, आप आज़ाद हैं, पर हो सकता है आपकी भावी पीढ़ी की आज़ादी पुनः संकट में आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आज़ादी, ये आपका आज़ादी, मतदान की आज़ादी आपका अधिकार भी है और बहुत बड़ा कर्तव्य। तो ये बहुत गहरी बात कम शब्दों में योगेश जी ने समझा दी। समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे तमाम व्यूवर्स बहुत जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, और आज का ये कार्यक्रम देखने के बाद वो जागरूकता थोड़ी ही सही बड़ी जरूर होगी। अपने अपने घरों से मतदान के दिन आपको बाहर निकलना है, अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि एक वोट की चोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मौका सिर्फ 5 साल में एक बार आपको मिलता है। तो कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, घरों से निकलना है, ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करना है और अपने मत का इस्तेमाल करना है, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि आप ऐसा करेंगे। सच के साथ को यहीं वाइंड अप करते हैं। देखते रहिए डीडी किसान। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज, एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया, जल्द ही दूरदर्शन पर।
घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक नई सुबह, एक नई उड़ान, एक नया सफर, मनोरंजन, मस्ती और सेहत की एक नई शुरुआत। सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।